अब अपन बात कर रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, बात हो गई थी क्या पूरी? वो क्वेश्चन एक बार बताएंगे फिर। उसमें n और m दो एलिमेंट दे रखे, n CCP के अकॉर्डिंग अरेंज हो रहा है। CCP बोले तो या तो आप इसको क्या बोल दो, नंबर ऑफ एटम कितने, परमाणुओं की संख्या कितनी है, n बोल दो, या फिर इसकी जगह आप वैल्यू लिख रहे हो ना तो 4 लिख दो, एक ही बात है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड की को कवर कर रहा है। किसको कवर कर रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड को। टेट्राहेड्रल जो वॉइड है उसका नंबर होता है डबल। कितना होता है? जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, जितने अवयवी कण होंगे, उसके 2 गुना कौन होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। अब या तो आप 2n लिख लो, इसको n लिखा है तो इसको 2n लिख सकते हो, इसको आपने 4 लिखा है ना तो यहाँ पे आप 2n मत लिखो, फिर आप कितना लिखो? 8। भाई 2 × 4 कितना हो गया? 8 हो गया। फिर आपसे बोला है कि ये 1/3 जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसको ही कवर कर रहा है, ये बोला है क्वेश्चन में, तो 1/3 कर दो इसका, 2n/3 कर दो, या फिर 8/3 आ गया। हाँ भाई बोलो, m के नंबर कितने हो गए? 8/3, और n के नंबर कितने? 4। जब ये नंबर लिख रहे हैं तो ये भी नंबर ही लिखने हैं, और ये आप n लिख रहे हो तो ये 2n/3 लिखोगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? अब इसको आप सिंपल रेशो में लिखो। इस तरह से कोई कंपाउंड देखा है कि आपने? कोई कंपाउंड ऐसा नहीं लिखा होता है, इसको सिंपल लिखो। तो फिर इसको दोनों के नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा भाई? m 8 और n 12। इसको और सिंपल कर दो भाई, सिंपल रेशो क्या हो जाएगा? m2 और n3। ये आया था कि किसी का आंसर आया है तो नंबर पूरे मिलेंगे। अच्छा, इंग्लिश मीडियम के जो हैं CBSE और RBSE में क्या डिफरेंस है वो एक बार आराम से सुन लो, ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के है इसे। CBSE का पेपर अच्छा बनता है, CBSE जो होती है ना उसमें पेपर अच्छा बनता है, बढ़िया लेवल का, लेकिन इसमें मार्किंग लूज होती है। जो लिख दिया उस पर नंबर मिल जाएंगे, बस लिख दिया ना, कॉपी भरी हुई है बिल्कुल, आपने बस आसपास का ही लिखा है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, आपको क्या मिल जाएंगे? नंबर, और पेट भर के नंबर ला सकते हो। लेकिन पहले मैंने क्या बोला है इससे पहले पॉइंट, कि उसका पेपर बढ़िया लेवल का आता है। दूसरा, यहाँ पेपर थोड़ा इजी आता है लेकिन मार्किंग थोड़ी बढ़िया ढंग से होती। कॉपी में छानबीन करके मैंने नंबर दे दिए, उससे ज़्यादा नंबर कोई नहीं देगा आपको, क्योंकि मैं मतलब ये होता है कि थोड़े और दे दूँ, थोड़े और दे दूँ, छोटा सा लिख दिया तो उसके भी नंबर मिल जाते हैं मेरे हाथ से। तो इसका मतलब क्या है कि जितने नंबर मैं यहाँ दे रहा हूँ उससे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, ये गांठ बांध लो। चलो भाई हो गए। तो और तो कोई क्वेश्चन ऐसा था नहीं जिसको बताएं, बाकी तो डायरेक्ट याद करके पॉइंट लिखने थे। सुपर कोल्ड वाले में 2 बातें आपको लिखनी है कि भाई एक तो टेंडेंसी होती है इनकी, कैसी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है ग्लास की, ठीक है, एक तो ये पॉइंट लिखना है टेंडेंसी का, और एक जो आपने पुरानी इमारतों के ग्लास को पिघला के नीचे वाला जो पार्ट है उसको थिक बताया और ऊपर वाले को थिन बताया, ये बात तो आपकी सही है, ये लिखनी है। और एक बताना है कि भाई जो ग्लास है वो कैसा है? अमॉर्फस सॉलिड है। ये 3 पॉइंट कम से कम आपको इसमें लिख देना है, वो आपको देख लेना है कितने नंबर का, जैसे अभी तो 5 थे तो 2 नंबर के थे, लिख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। और टेबल के लिए फिर मैं बता रहा हूँ, 2 टेबल दे रखी है, दोनों आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। एक में तो दे रखे हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसके चारों टाइप दे रखे हैं, मॉलिक्यूलर हैं, आयनिक है, मेटेलिक है और कोवेलेंट है। उन चारों के लिए क्या दे रखा है? इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखे हैं, और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे रखे हैं, ठीक है, अवयवी कण दे रखे हैं। तो ये, और दूसरी वाली जो क्रिस्टल वाली है उसमें बंद कोण दे रखा है, बॉन्ड एंगल, और एक्सियल लेंथ यानी बॉन्ड लेंथ दे रखी है, और एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको क्या करनी है? याद करनी है। दोनों टेबल में से एक क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। चलो भाई, और बाकी एन टाइप वाले में भी कुछ बच्चों ने, कुछ तो क्या 4 ही तो कॉपियाँ चेक हुई है। एन टाइप कौन है अभी? एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है वो कौन से होंगे, और पी टाइप कौन से होंगे?
यहाँ पे पहली बात तो मैं बता दूं, P का मतलब क्या है, पॉजिटिव से, N का मतलब किससे है, नेगेटिव से। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो बेसिक कौन होते हैं, बेसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं। इस सिलिकॉन जो है उसका कोवेलेंट नंबर क्या होता है, अभी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में है, ठीक है। अब इसके साथ में अपन कोई भी 13 ग्रुप का एलिमेंट यहाँ क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं, डोपिंग। ऊपर से कोई भी एलिमेंट अपन इसमें मिक्स कर रहे हैं, उसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ठीक है, इसके गुण बदल जाएंगे और अच्छे गुण हो जाएंगे जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। तो अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। अब 13th ग्रुप का कौन सा ले सकते हैं, बोरॉन ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं। बैंगन आलू गाजर इन थैला पढ़ाएगा आपने, हाँ वो यहाँ पे काम में भी लेना है। जब टेबल पढ़ाते हैं तब तो अच्छा लगता है और बच्चे आगे आगे बोलते हैं, पर जब बारी आती है कि जैसे बोला 13th ग्रुप, तो फिर पता ही नहीं है कि कौन सा ग्रुप था। वो चीज़ आप याद भी करो और उसको यूज भी करो, ठीक है। हाँ भाई, तो ये सिलिकॉन और इससे कौन जुड़ा हुआ है, एल्यूमिनियम। किसको अटैच कर दिया इसमें, किसको मिक्स कर दिया, एल्यूमिनियम को। ये इस जगह क्या आ गया, इसमें होल आ गया। और ये होल क्या है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। एक्चुअल में तो क्या है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, होल का मतलब कुछ है ही नहीं, ठीक है। होल या क्वार्टर जो है इसका मतलब कुछ है ही नहीं। एक्चुअल में ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होते हैं या नहीं होते हैं। कहीं पे इलेक्ट्रॉन था और वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अपन जनरली क्या करते हैं, जैसे सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो इस पे अपन क्या चार्ज लगा देंगे, +1, मतलब इसको पॉजिटिव मान लिया। बस वही चीज अपन यहाँ पे रिपीट कर दी। वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, रियल में यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं। अच्छा, यहाँ क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे तो कौन थे, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसकी जगह ये 10 इलेक्ट्रॉन, ये तो बोलो कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गएगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज लगाया है। पर एक्चुअल में तो यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, फिर भी अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं होल को, और इसके अकॉर्डिंग अपन क्या बोल देते हैं, पी टाइप के सेमीकंडक्टर। एन टाइप के सेमीकंडक्टर कौन होंगे भी, यही सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, कोई भी एक ले लो, ठीक है, जो बेसिक सेमीकंडक्टर है। और उसमें 15th ग्रुप के जो एलिमेंट है उसकी डोपिंग करवा दो। अच्छा, 15th ग्रुप में कौन आते हैं, नाना पाटेकर, ए सब बिंदास। फॉस्फोरस भी ले सकते हैं, ऑर्सेनिक ले सकते हैं, एंटीमनी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और पीरियोडिक टेबल में आपको जो ट्रिक याद है उसी से याद रखना है, चेंज नहीं करना है, क्योंकि चेंज करोगे तो ना तो वो याद रहेगा ना नई वाली, बीच में उलझ के रह जाओगे। हाँ भाई, तो अब क्या हो जाएगा, इस बार जो सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन से बॉन्डेड कौन है भी, अपन ने ऑर्सेनिक ले लिया है, ऑर्सेनिक ले लिया तो ये सिलिकॉन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 इजीली बना लेगा। और यहाँ पे ऑर्सेनिक जो है वो भी 4 सिलिकॉन के साथ में 4 बॉन्ड बना लेगा। पर 15 जो ग्रुप है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भी, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 3 थे। 3 थे तो एक कम पड़ गया, यहाँ पे 5 है तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है अभी, इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो क्रिस्टल है इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और नेगेटिव चार्ज इसीलिए इसको एन टाइप के क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट साफ शब्दों में लिखना है कि भी इसमें ये वाला एलिमेंट मिक्स किया है और उसकी स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो क्लियर कट। और कुछ बच्चों ने लिखा भी, 1-2 की कॉपियाँ चेक हुई। हाँ भाई, अभी अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गई थी क्या दोनों में, ज्योमेट्रिकल के बाद में कौन से आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशिक समावेग। हाँ भाई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो किसके बेसिस पे, जैसे अपन ने ज्योमेट्रिकल में बोल दिया कि भाई पहले स्ट्रक्चर में आयनिक है तो आयन डिफरेंट थे, ये डिफरेंट है वो डिफरेंट है, इस तरह से ज्योमेट्रिकल में उनके
पोजीशन के हिसाब से बता दिया, जो नियर बाई एडजेसेंट पोजीशन पे उसको अपन ने सिस बोल दिया, जो अपोजिट साइड में उनको ट्रांस बोल दिया। तो यहाँ पे किसके बेसिस पे अपन बताते हैं, यहाँ ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं इनकी प्रॉपर्टी किसके बेसिस पे अपन डिसाइड करते हैं कि ये वाली बात जिसमें होगी वो ऑप्टिकल आइसोमर होगी, ये वाली जिसमें प्रॉपर्टी नहीं होगी वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। बोलो, यहाँ आपको देखना है, हाँ मिरर इमेज ठीक है, एक्चुअल में देखना है पीपीएल के रेस्पेक्ट में उसकी, पीपीएल के रेस्पेक्ट में उसकी क्या टेंडेंसी है, पीपीएल को किसके साथ वो क्या बिहेव कर रहा है। ये ज़्यादा हो गया कि लाइट, ये तो क्या है लाइट का सोर्स है, ये क्या है जनरल लाइट का सोर्स है। यहाँ से जो लाइट जा रही है इस लाइट को एक स्लिट से, एक छोटे छिद्र से निकाल रहे हैं। एक शीट ले ली पेपर की, उस शीट को इस लाइट के सोर्स के सामने रख दिया और इसमें एक माइनर होल कर दिया जिसमें से क्या निकल रही है, लाइट की बीम निकल रही है, ठीक है। और जो ये लाइट की किरण निकल रही है, बीम निकल रही है, वो क्या होगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी। अभी ये जो लाइट आगे जा रही है वो कौन सी होगी भी, ये तो स्लिट हो गई, और यहाँ से जो लाइट जाएगी वो कौन सी होगी, मोनोक्रोमेटिक। हाँ भाई, मोनोक्रोमेटिक वर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे एक वर्णी प्रकाश या मोनोक्रोमेटिक जो वर्ड आया वो क्यों आया है। आपने ये देखा है कि विबग्योर, कौन, ये कौन है, विबग्योर कौन है भाई, ये विजिबल लाइट है। ये कौन है, विजिबल लाइट है जिसमें डिफरेंट कलर्स हैं जो आपको आराम से देख पाते हो जिनको आप। तो ये जो कलर है इनकी वेवलेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है सबके लिए। कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक है भाई, अप्रोक्सीमेटली 400 से लेके 760, 7600 तो एंगस्ट्रॉम होगा भी, 760 नैनोमीटर तक है। नैनोमीटर में बता रहे हैं तो 400 से 760 है, 400 to 760 है, और एंगस्ट्रॉम में बताएंगे तो 4000 से लेके 7600, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो जैसे मान लो ये है ग्रीन है, वॉयलेट है, तो इन कलर के लिए एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है क्या, एक निश्चित क्या है तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है। ये 11th वालों ने भी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया क्या, कोई बात नहीं, उसमें फिर से आएगा स्पेक्ट्रम, उसको अभी से देख लो आप, विबग्योर क्या है, विजिबल लाइट क्या है, उस टाइम फिर बता दिया जाएगा। तो अब उसमें से ये जो स्लिट है इसमें से जो लाइट निकलेगी उसकी क्या होगी, डेफिनेट और स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी। तो बोलो इसका कलर भी क्या होगा, ये एक फिक्स कलर होगा, स्पेसिफिक कलर होगा, डेफिनेट होगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला, मोनोक्रोमेटिक। इस वर्ड का यहाँ पे ज़्यादा मतलब नहीं है पर कहीं आए तो बता दिया। अब ये जो लाइट है इसमें कंपन, वाइब्रेशन कौन सी डायरेक्शन में होंगे, सारी डायरेक्शन में होंगी। यहाँ ऐसा कुछ अपन ने चेंज किया नहीं है, ये नॉर्मल लाइट है, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक नॉर्मल लाइट है जिसके वाइब्रेशन कहाँ हो रहे हैं, कंपन कहाँ हो रहे हैं, अभी पूरे चारों पांचों प्लेन्स में हो रही है। अब क्या हो रहा है, अब इसको निकोल प्रिज्म में से पास कर रहे हैं, कहाँ से, निकोल प्रिज्म। हाँ भाई, निकोल प्रिज्म क्या होता है, दो प्रिज्म का स्पेशल कॉम्बिनेशन होता है जिसमें से लाइट को पास करने से यहाँ जो लाइट मिलेगी वो कैसी होगी, पीपीएल। कैसी लाइट होगी, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश, पीपीएल। ये कौन है, समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इसमें देखो आप, पोलराइजेशन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ कहाँ हो रहा था, सब में वाइब्रेशन चल रहा था पार्टिकल्स का, और अब यहाँ पे वेव का एक ही डायरेक्शन में। अब ये जो आपको पीपीएल मिला है, इस पीपीएल को आप पोलरीमीटर ट्यूब में से पास करोगे। पोलरीमीटर ट्यूब में कौन है, सॉल्यूशन है किसका, कंपाउंड का, सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड आपने ले रखा है, और इसमें से पास कर रहे हो किसको, पीपीएल को। अब ये जो पीपीएल है इसके साथ इस सॉल्यूशन, इस कंपाउंड के सॉल्यूशन का जो बिहेवियर रहेगा वही डिसाइड करेगा कि ये ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है, इनएक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं है। ये डिसाइड कौन करेगा, ये इसकी जो प्रॉपर्टी, ये जिस तरह का बिहेवियर कर रहा है किसके साथ में,
पीपीएल के साथ में। हाँ भाई, पीपीएल जो लाइट है वो पहले तो कैसे थी, स्ट्रेट थी इस तरह से, अब ये कहाँ आ गई, यहाँ पे। तो बोलो क्या हो गया। हाँ भाई, ये कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हुई है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जो है उसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और पॉजिटिव आइसोमर्स। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और पॉजिटिव, इसको दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक भी कहते हैं। दूसरा जो आइसोमर होगा वो क्या करेगा, पीपीएल जो कहाँ पे था पहले, स्ट्रेट लाइन थी, उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। कहाँ रोटेट कर रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। यही चीज आपके फिर से रिपीट कहाँ होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होगी उसमें भी यही चीज आपको पढ़नी है। हाँ भाई, दूसरा कौन है जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, उस आइसोमर को अपन किस नाम से बोल रहे हैं, लेवो रोटेटरी या फिर नेगेटिव आइसोमर। लेवो रोटेटरी या फिर नेगेटिव। डी और एल कैपिटल नहीं है, स्मॉल है, ठीक है। कैपिटल तो कहाँ आएंगे, बायोमोलिक्यूल में पढ़ लिया होगा आपने। अब इसको बोलते हैं वामावर्त ध्रुवण घूर्णक। अब लास्ट एक और बच रहा है, कौन सा बच रहा है अभी, जो आपकी पीपीएल थी एज इट इज ही मिल गई आपको, तो इसके लिए भी 3 कंडीशन है कि ये ऑप्टिकल आइसोमर ही नहीं, ऑप्टिकल आइसोमर ही नहीं है। दूसरा, ये मीजो कंपाउंड है। ये कैसा भी, ये मीजो कंपाउंड है या फिर मीजो समावयव आइसोमर है। या फिर तीसरा ऑप्शन क्या है, ये रेसिमिक मिक्सचर है। ये कौन है भी, रेसिमिक मिक्सचर है। अच्छा, डी और एल जो है ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। और ये जो है ये कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव का मतलब क्या है, जो कंपाउंड पीपीएल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है वो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव। और बोलो ये चीज आप यहाँ पे एक्सपीरियंस ले रहे होगे, पता चल रही है आपको, देख रहे हो कि ये क्लॉकवाइज घूम रही है और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, पता चल रहा है। और पता चल रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव है ये। और यहाँ आप देख रहे हो कि ना तो ये पीपीएल को कहाँ ले जा रहा है, क्लॉकवाइज, ना एंटी क्लॉकवाइज, जहाँ थी वहीं आपको पीपीएल वापस मिल रही है। दैट मीन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कोई लेना देना नहीं है इससे। अच्छा, ये दोनों, ये वैसे ऑर्गेनिक में ही पढ़ेंगे आप ये वाला पॉइंट, और रेसिमिक मिक्सचर भी यहाँ अपना कोई काम नहीं है। एक बार ये अभी बता देते हैं, बार बार ये बताना नहीं पड़े। COOH, OH, H, OH और H, और ये COOH। अच्छा, मीजो कंपाउंड जो होगा उसमें मोर देन 1 कायरल कार्बन होंगे। कायरल कार्बन क्या होते हैं, ये वर्ड पढ़ा है क्या, सुना है क्या आपने, किरियल कार्बन या कायरल कार्बन या फिर एसिमेट्रिक कार्बन, असम्मित कार्बन, सुना है ये सब। हाँ, क्या होता है, किसी कार्बन की चारों वैलेंसी जो है वो डिफरेंट है, किसी कार्बन की चारों वैलेंसीज कैसी भी डिफरेंट हैं तो उसको कायरल कार्बन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भी, कायरल कार्बन कहते हैं। और इसमें चारों वैलेंसी कैसी है, डिफरेंट है, तो इसको एसिमेट्रिक कार्बन भी बोल देते हैं, ठीक है। और जनरली जिस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, उसको कायरलिटी कहते हैं। उस कंपाउंड की नेचर को क्या कहते हैं, कायरलिटी। लेकिन इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है क्या आपको। हाँ भाई, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब जिस तरह से आपने खोपरा देखा है कि पूरा गट जिसको बोलते हैं, हाँ गिट, वो जो गिट है उसको आप बीच में से बिल्कुल काटो, एकदम गोल होना चाहिए, सही, बढ़िया, ठीक है। बीच में से काटोगे तो बिल्कुल बराबर 2 हिस्से हो रहे हैं, एग्जैक्ट वही यहाँ पे करना। आपको कंपाउंड दिखे
और उसको काट डालो। कहाँ से काटना है? जहाँ से बराबर दो टुकड़े हो जाएं, और जो बराबर जहाँ से आप काट रहे हो ना, उसी को बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसी को क्या बोलते हैं? अच्छा, यहाँ रूल क्या होगा भाई, आपको पता कैसे चलेगा कि ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? तो आपको क्या करना है, जहां पे से आप काट रहे हो वहां पे आप मिरर इमेजिन करो कि यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, ऊपर वाला जो पार्ट है उसको इस तरह से मिरर रखा गया है, तो नीचे वाला उसकी कॉपी उस मिरर में बननी चाहिए, और ऐसा हो रहा है तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और ऐसा नहीं हो रहा है तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री वैसे तो होता है सिमेट्री एलिमेंट, वैसे तो क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए कंडीशन क्या है, ऑप्टिकल उसमें क्या होना चाहिए, सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट होने चाहिए। पर सिमेट्री एलिमेंट जो 2-3 है, कौन कौन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसलिए अपन इसी को डिस्कस करते हैं। यही सुना होगा आपने पहले भी, हाँ, इसलिए ये बताते हैं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है और इसी से अपना काम हो जाता है। हाँ भाई, ये मीजो कंपाउंड है जो सामने आपको दिख रहा है, ये कौन है, मीजो कंपाउंड है। मीजो कंपाउंड के जो डेफिनेशन बोल दो या फिर यूं बोल दो कि फीचर क्या होंगे, उसमें मोर देन वन तो क्या होंगे, कायरल कार्बन होंगे, किरियल कार्बन होंगे। दूसरा क्या होगा, दूसरा इसके अंदर ये होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिलेगी। अच्छा, ये देखो, ये मान लो कि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है पीपीएल को, तो उसके जस्ट अपोजिट ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा पीपीएल को। ये जो कायरल कार्बन है उसको किरियल कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार बनाकर करते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, पीपीएल को रोटेट करेंगे। तो इसको बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। जो मीजो आइसोमर है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, उसका रीजन क्या है, इंटरनल कंपनसेशन, ठीक है। जो रेसिमिक मिक्सचर है वो ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है, लेकिन उसका रीजन है एक्सटर्नल कंपनसेशन। हाँ भाई, इसमें आंतरिक संतुलन है और इसमें बाह्य संतुलन है। ये बाह्य संतुलन कैसे है, इसको एक बार अपन देख लेते हैं। अपन इसी कंपाउंड, इसी टॉपिक से रिलेटेड लिख लें क्या? और वो तो स्क्वायर प्लेनर होगा। ये जो आप देख रहे हो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। गड़बड़ कर दी क्या? आइसोमर कैसे होगा, चलो कार्बनिक कंपाउंड ही बताने का। हाँ भाई, ये कार्बन आ गया और इस कार्बन से अटैच्ड कौन है, ये CH3, ये H, ये C2H5 और ये कौन आ गया, Cl। अब इसकी मिरर इमेज बना हुआ, ये जो कार्बन है वो कौन सा है, किरियल कार्बन है, कायरल कार्बन, आराम से पता चल रहा है, चारों वैलेंसी अलग अलग दिख रही है आपको। तो ये ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। मान लो कि ये डी है। अच्छा, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ मान लो कि ये डी है, कोई भी कंपाउंड को आप डायरेक्ट देख के ये नहीं बता सकते कि ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा पीपीएल को या एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि ये तो अपन प्रैक्टिकली बता सकते हैं, उसके सॉल्यूशन में से पीपीएल को पास करके ही बता सकते हैं। बाकी हाँ, ये श्योर है कि ये मान लो अपना क्या होगा, डी आइसोमर है या पॉजिटिव है, यानी ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इसका जो मिरर इमेज होगा, इसका जो मिरर इमेज होगा वो क्या करेगा भाई, इस तरह की स्ट्रक्चर। ये ऐसे क्यों बना दिया भाई, ये बताया था क्या आपको? ये देखो इधर, ये जो स्ट्रक्चर है मिरर के पास वाला मिरर के पास बनेगा, मिरर के दूर वाला मिरर के दूर बनेगा। यही तरीका होता है इमेज बनाने का। अच्छा, ये दोनों क्या ऑप्टिकल आइसोमर्स है और ये डी है और ये एल है। अच्छा, इनमें से पहले वाला डी है तो दूसरा वाला एल है, पहले वाला एल है तो दूसरा वाला डी है, एक दूसरे के हैं अपोजिट।
अब इन दोनों का इक्वल मिश्रण मिल जाए आपको, बिल्कुल एग्जैक्ट 50% ये हो और 50% ये है, दोनों का मिक्सचर बना दिया, तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं अपन क्या, रेसिमिक मिक्सचर। अच्छा, ये पीपीएल को मान लो कि कहाँ घुमा रहा है, कहाँ रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा क्योंकि जस्ट अपोजिट है। कहाँ है, ये बिल्कुल विपरीत है इसके, इसलिए ये क्लॉकवाइज होगा, तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा पीपीएल को। तो इसका मतलब क्या है कि फिर एक डी है तो दूसरा एल है। अच्छा, इन दोनों का इक्वल में क्या लिया आपने, मिक्सचर ले लिया, दोनों का अमाउंट क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल है, 50-50% है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो ये जितना रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, उतना का उतना एग्जैक्ट क्या कर देगा ये, एंटी क्लॉकवाइज। तो रेसिमिक मिक्सचर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ये बात है, ये ऑर्गेनिक में फिर से अपने को पढ़नी नहीं पड़ेगी। बोलो भाई, SN1 जो मैकेनिज्म है उसमें कौन बनता है, उसमें ये दोनों बनते हैं, यानी रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मान लो आपके रिएक्टेंट की ये वाली स्ट्रक्चर है, इस तरह की डिजाइन में, इस तरह की ज्योमेट्री में है, तो उसका जस्ट अपोजिट वाला मिलता है SN2 में ओनली। SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है, और SN1 में रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी। जैसी आपने स्ट्रक्चर लिए रिएक्टेंट की, उसके जैसी भी स्ट्रक्चर मिलेगी प्रोडक्ट की, और अपोजिट भी, ऐसा तो होता है SN1 में। ठीक है, और ये जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है उसके कारण होता है। हाँ भाई, और जबकि SN2 में ओनली अपोजिट बनती है, यानी उसमें ओनली इन्वर्जन होता है, वो उसमें एक बार फिर देख लेंगे। तो पीपीएल को जो रोटेट कर देगा वो क्या होगा भाई, ऑप्टिकल आइसोमर होगा। अब वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो वो लेवो रोटेटरी होगा। ठीक है, ये बात है। हाँ भाई, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में फिर से ज्योमेट्री कौन कौन सी है भाई, एक तो टेट्राहेड्रल है और दूसरी स्क्वायर प्लेनर है। हाँ भाई, दूसरी कौन है, स्क्वायर प्लेनर। दो ज्योमेट्री बनती है। 11th वालों ने वो केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ लिया गया। हाँ, तो ज्योमेट्री का आपको पता होना चाहिए, ज्योमेट्री का आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, उसमें पढ़ रखा है। वीबीटी, VACPR सारे पढ़ लिए। हाँ भाई, टेट्रा हेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो होगी उसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, हाँ, और इसमें बॉन्ड एंगल, स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा, अच्छा, इन दोनों स्क्वायर में से एक स्क्वायर जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और एक ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, पर एक तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो ही नहीं करता है। बोलो भाई, कौन सा होगा, कौन सा है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो ही नहीं करता, टेट्राहेड्रल शो कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बताया था। स्क्वायर प्लेनर जो है ना, उसको देखने के लिए आप इसको जो है ना रेक्टेंगल नहीं समझे, इसको आप स्क्वायर ही समझे ना, अपन वो चीज समझ बता रहे हैं, तो आपको इसको क्या समझना है, स्क्वायर ही समझना है, हाइट नहीं, ये वर्ग है। अब सेंटर में कौन है, सेंट्रल मेटल एटम है, और इसके कॉर्नर पे कौन है, लिगेंड है। चारों मान लो सेम लिगेंड है या डिफरेंट लिगेंड है, कैसे भी है। अब आपने क्या किया, ये चारों रखे हुए, ये इधर से तलवार उठाई और ये बिल्कुल यहाँ से इस प्लेन में, जिस प्लेन में ये रखे हुए ना उसी प्लेन से काट दिया। बोलो एग्जैक्ट सेम टू सेम कॉपी बन गई क्या दोनों की, सारे ही कट गए जितने थे, कोई बचा ही नहीं। तो फिर क्या होगा भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगी हमेशा ही, तो इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेंगे हमेशा ही। जो स्क्वायर प्लेनर है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो ही नहीं करते हैं, उसका रीजन क्या है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगी हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो ही नहीं करेगा। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो कर सकता है कि भाई, स्क्वायर प्लेनर, ये कैसे करेगा,
सारे एक जैसे होंगे तो करेगा क्या? बोलो भी, सारे एक जैसे हैं तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा क्या? सारे लिगेंड जो टोटल वैलेंसी है सेंट्रल मेटल एटम की चारों किससे ले ली अपन ने? तो बोलो फिर भी इसको एक प्लेन से काट सकते हैं क्या अपन? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। वापस वो 3 पेन और दो भी मैं बता देता हूँ एक बार। एक कल परसों बताए थे क्या है? बंद करके दो, हाँ बंद करके दो इसका ढक्कन, बस बस। ये देखो, देखो कैसे हो सकता है। ये दोनों प्लेन में आ गए, ये मार्कर और ब्लैक वाला पेन, और ये कहाँ है? आउट ऑफ प्लेन है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और ये कहाँ है? इनसाइड प्लेन है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। ठीक है, अब इस प्लेन में आपने काटा है तो ये दो तो कट गए, और ये दोनों जो सेम थे वो एक दूसरे की कॉपी इजीली बन सकते हैं। तो इसका मतलब चारों नहीं, दो वैलेंसी भी सेम है ना, तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा। इसका मतलब एक ही ऑप्शन है क्या, कि आप कम से कम इसमें कितने रखो, बांट लो भाई, कम से कम क्या रखो इसमें, चारों के चारों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। मान लो दो आपने क्या कर दिया, दो सेम रख ली, जो सेम है उसको आगे और पीछे रहने दो और बाकी दो को प्लेन में लेके काट दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई। तो आपके पास चारों ही कैसे होने चाहिए, MABCD ये डिफरेंट होने चाहिए, तब जाके इसमें क्या नहीं मिलेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। ऐसा कोई पॉसिबल है क्या? C और D। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। चारों आपने क्या है, पेन अलग अलग ले लिए, जैसे अभी अपन ने लिए थे, उन चारों पेन को आपने अलग अलग ले लिया, तो जैसे ही आप काटोगे तो जो सामने वाली साइड रह गया ब्लू पेन था और पीछे वाली साइड ऑरेंज पेन था। ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे की कॉपी थोड़ी हो सकते हैं। ब्लू को आप उसमें देख रहे हो मिरर में, तो आपको ऑरेंज दिखेगा, नहीं दिखेगा, मतलब उसमें POS नहीं है। तो नहीं है तो वो ऑप्टिकल क्या होगा, एक्टिव होगा, वो PPL को रोटेट करेगा और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इस तरह का एग्जांपल होगा जिसमें चारों लिगेंड कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, जैसे K2 Zn NO2 OH Cl Br, ये चारों लिगेंड अलग अलग है, तो ये आराम से शो करेगा। अच्छा, जिंक जो है ना उसका कॉम्प्लेक्स फिक्स है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि उसमें D क्या होता है, फुलफिल होता है, D10 होता है। D में 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें से तो निकलने के चांस है नहीं, पेयरिंग के कोई चांस है नहीं, तो फिर क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आराम से शो करेगा। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होता है, जनरली 4 ही होता है। M की जगह जिंक आ जाएगा, ABCD की जगह चारों लिगेंड आ जाएंगे, और ये कौन हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव। अब इसके अलावा अपने पास जो ऑक्टाहेड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर मान लो 5 होता, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 5 है तो उसके लिए ज्योमेट्री दो कौन कौन सी बताइए भी, 11th वालों ने 12th वालों ने पढ़ी होगी। TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पढ़ी है क्या, और दूसरी स्क्वायर प्लेनर, ये दोनों पढ़ रखी है ना, बहुत बढ़िया। पर अपने यहाँ पे अपन इनको नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 को डिस्कस नहीं कर रहे, अपने बुक में दे ही नहीं रखे हैं, जो दे रखा है उसमें से इक्वेशन आना है उतना ही पढ़ेंगे, पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में फिक्स है ऑक्टाहेड्रल, मतलब इसमें ऑक्टाहेड्रल ही होता है। एक ही ऑप्शन है क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, वैसे तो ऑप्शन क्या है, D2sp3 और sp3d2, ये दो है। अभी ये दो अलग अलग क्या है भाई, दोनों की ज्योमेट्री तो कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, सेम होती है, फिर दोनों को अलग अलग कुछ कहीं कोई ऐसा वर्ड है क्या जिससे अलग अलग पढ़ते हैं अपन, ऐसा कोई नाम है क्या जिससे अलग अलग जानते हैं इनको, D2sp3 और sp3d2। चलो मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको निम्न चक्रण संकुल, इसको उच्च चक्रण संकुल। बोलो भाई ऐसा क्यों बोलते हैं, मैं पूछ रहा हूँ भाई इनसे, कोई बता दे तो 12th वाले, नहीं पता।
ये जो इनर डी आप यूज कर रहे हो ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास लिगेंड कौन हो, SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो उसमें पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होगी तो मैक्सिमम चांस है कि उसका जो भी स्पिन नंबर था उससे कम हो जाएगा। कम मिलेगा कॉम्प्लेक्स का, कम मिलेगा तो इसको बोल रहे हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यहाँ ये जो हाइब्रिडाइजेशन है या तो क्या हो, पहले से फुल फील्ड हो, या फिर क्या हो दूसरा ऑप्शन वीक फील्ड लिगेंड हो, WFL। दोनों कंडीशन में ऐसा पॉसिबल है। हाँ भाई, वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होगी इसका मतलब जितना उसका स्पिन नंबर था एज इट इज है, कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कम नहीं हो रहा। वो लोअर बात ये कम नहीं हो रहा तो वो क्या हो गया, हाई स्पिन। ठीक है। अच्छा, इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बोलते हैं, इसको आउटर ऑर्बिटल। ये डी अंदर वाला यूज हो रहा है इसलिए इसको इनर बोल दिया, और डी इसमें बाहर वाला यूज हो रहा है इसलिए आउटर बोल दिया। ये चलो अपन उसमें पढ़ लेंगे, VBT जस्ट आई रही है, इसके बाद में यही थ्योरी पढ़ रहे हैं। अभी अपने इससे कोई लेना देना नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन से अपना यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ आपके पास एक एग्जाम्पल दे रखा है और वो इम्पोर्टेंट भी है, COEN होल ट्वाइस Cl2 माइनस, और इसके सिस और ट्रांस आइसोमर है दो। कौन कौन है, सिस भी है और इसका ट्रांस भी है। सिस और ट्रांस दोनों जो आइसोमर है वो किस तरह से होंगे भी, ये कोबाल्ट हो गया, सिस बना रहे हैं यहाँ पे, ये Cl और ये भी Cl, गलत ही बना दिया गया। बाइडेंटेड लिगेंड को किस तरह से शो करना है, इस तरह से लूप बना के। क्या हुआ, क्लास का टाइम हो गया क्या? हाँ जाओ, लूप बना के, सरे भी आ गए, हाँ जाओ जल्दी से जाओ भी। लूप बना के आप दिखाओगे, इसका ट्रांस जो होगा उसमें तो Cl ऊपर नीचे होंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, इजीली कट जाएगा। सिस जो है ना ये ऑप्टिकल आइसोमर होगा, इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। ये सुपर इम्पोजेबल वाला वर्ड सुना है क्या आपने, क्या मतलब होता है? ये वाला जो हाथ है ये इसकी क्या है, कॉपी, ये मिरर इमेज है। अब इसको उठा के इसके ऊपर रख रहे हैं तो ये देखो, ये बोलो इसको कवर नहीं कर रहे हैं क्या, इसके ऊपर कोई नहीं है, इसके नीचे कोई नहीं है, तो ये इस तरह की कोई आपके पास सुपर इम्पोज कर रहे हो, उस टाइम पे कंडीशन बनती है कि ऊपर नीचे ग्रुप नहीं आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। और ये टोटली जैसे ही अब ये आते हैं इसके नीचे सारे के सारे एग्जैक्ट आ गए, तो ये सुपर इम्पोज हो गया। और जब सुपर इम्पोज हो जाता है तब तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, ये कॉपी है। तो फिर मैं एक बार तो कह रहा हूँ कि ये नहीं हुआ और एक बार हो भी गया। इसको तरीका है कि आपके पास ये कंपाउंड है, इसको आप क्या कर रहे हो, सुपर इम्पोज कर रहे हो, तो इसको आप ऐसे पलट नहीं सकते, ठीक है। इसको सिर्फ आप रोटेट कर सकते हो एक प्लेन में, और फिर आप लाके रख रहे हो, तो उसमें कोई भी कंडीशन में वो ओवरलैप हो रहा है, दैट मीन वो क्या है, सुपर इम्पोजेबल है। और नहीं हो रहा है तो नॉन सुपर इम्पोजेबल है और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका मिरर इमेज जो ऑप्टिकल एक्टिव है, दोनों एक डी है तो दूसरा एल है, और ये इसका एग्जांपल अपने बुक में दे रखा है। अभी आपके वो टाइम हो गया या फिर अगली क्लास का नहीं हुआ है? तो बाकी बात है VBT की कल ही करते हैं, और क्या, ये तो आगे की बात आ गई। बंद कर दिए क्या?